हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं आपके लिए टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से कहना चाहूँगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हमें जब तक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता नहीं होगा, हम कैसे बताएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि टैक्स पे डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्स पेयर जब डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और वो किसी पे शिफ्ट नहीं हुआ होता है। ठीक है, वो किसी पे शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और बिजनेस टू पर्सन और पर्सन टू बिजनेस। कैसे भी वो शिफ्ट हो जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करता है कंज्यूमर, वो किसी के थ्रू होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है। अब देख लेते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि कोई भी पर्सन अपने इनकम पे डायरेक्टली देता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। वेल्थ टैक्स भी वही है, कोई अपने प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स दे रहा है तो वो डायरेक्टली ही पे कर रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी डायरेक्टली पे करता है पर्सन, जो भी कॉर्पोरेट पे वो टैक्स देता है वो डायरेक्टली पे करता है। लेकिन सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि शिफ्ट होता है फ्रॉम बिजनेस टू अ पर्सन, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जो कि जीएसटी में मिला दिया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स भी और वैल्यू एडेड टैक्स भी मिला दिया गया है जीएसटी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था कहाँ, इंडिया में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू आसाम। पहले देखिए, आपको नोटिस क्या करना है कि गुजरात से आसाम की बात की गई है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में बात की गई है। तो जब भी कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई होता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, जब कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जब कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है वो रेवेन्यू, जिस भी रेट में वो लोग ने फिक्स किया हो विथ लेजिस्लेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड सप्लाई होता है तो वहाँ क्या लगता है, आईजीएसटी। इस आईजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होती है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाती है, जिस भी रेट में उन्होंने तय किया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आईजीएसटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर। अब आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसमें आई का क्या मतलब है पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड, बाकी जीएसटी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बोल रहा है कि जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है। आंसर हो जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। अब जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है जो कि जीएसटी को रेगुलेट करती है, एडमिनिस्टर करती है कि जीएसटी जितने भी जीएसटी के टैक्स स्लैब्स होते हैं या फिर रेट्स डिसाइड होते हैं वो सब कुछ जीएसटी काउंसिल ही करते हैं। तो इसका चेयरमैन कौन होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और अभी फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है या फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूं जीएसटी काउंसिल मैंने बताया होता क्या, एक गवर्निंग बॉडी है जो कि जीएसटी को रेगुलेट करता है। ऑल्सो इसमें टोटल 33 मेंबर्स होता है। दो जो होता है, एक तो आपका चेयरमैन हो गया, एक आपका वाइस चेयरमैन हो गया। और ये दोनों कहाँ से लिए जाते हैं, ये सेंटर से लिए जाते हैं। और रेस्ट आपके जो 31 मेंबर्स बच रहे हैं वो 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज से लिए जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर जीएसटी आर डिटरमाइंड बाय। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स रेट अगर जीएसटी में डिसाइड किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, जीएसटी काउंसिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू। बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे बात हो रही है आईजीएसटी की, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है। आंसर हो जाएगा होल ऑफ इंडिया, ये हर जगह लागू होता है, होल ऑफ इंडिया।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ, यहाँ पे आईजीएसटी की बात की गई कि आईजीएसटी का रेट किसके इक्वल होता है, रेट के। मैंने बताया आईजीएसटी का जो टोटल रेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, तो यानी कि इन दोनों का जो एडिशनल अमाउंट होगा वही होगा आईजीएसटी का अमाउंट। तो आंसर हो जाएगा द सेंटर एंड द स्टेट टू विच सप्लाई अकर्स। Now question number 10, the incidence of tax on tax is called, एक टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ए, टैक्स कास्केडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वाज, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2016 जीएसटी का, वो कौन सा था, आंसर हो जाएगा 101। Now question number 12, if Tata imports a product from abroad then which kind of tax would be levied on it, बोल रहा है अगर टाटा कंपनी जो है वो गुड्स इंपोर्ट करती है, कहाँ से करती है, अब्रॉड की बात की जाए यानी कि फॉरेन कंट्री की बात की जा रही है कि वहाँ से जब गुड्स इंपोर्ट करती है तो किस टाइप का टैक्स लगेगा, तो आंसर हो जाएगा बी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे लगाई जाती है, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो कस्टम ड्यूटी ही लेवी की जाएगी। तो यहाँ पे अब्रॉड की बात की गई थी इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द टैक्स विच वाज नॉट मर्ज्ड इनटू जीएसटी, बोल रहा है ऐसा टैक्स जो कि जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया था, तो इनमें से कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्यों, क्योंकि जो जैसे कि हम लोग जानते हैं जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स 3 तरह के होते हैं, जीएसटी होता है, आपका कस्टम ड्यूटी होता है और मिसलिनियस होता है। तो ये कस्टम ड्यूटी अपने में एक हेड है, ठीक है, तो ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, इसलिए कस्टम ड्यूटी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पर्सन इंक्लूड्स, इसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पूछा है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा है कि पर्सन कौन कौन होते हैं। तो देखिए इसका एक चार्ट है, मैं आपको दिखा दूं। पर्सन ये जो कैटेगरीज है ये पूरे पर्सन होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब कुछ ही, ये सारे जो नाम दिए गए ये सारे ही पर्सन में इंक्लूड हो गए अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। अगर इनमें से कोई भी नाम दिया तो ये सारे ही पर्सन कहलाएंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ठीक है, ये भी होगा, एचयूएफ भी होगा, लोकल अथॉरिटी भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। वो सारे नाम आपको मेमोराइज करने होंगे तभी आप देख पाएंगे कि इसमें से क्या पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल नाउ इज, बोल रहा है कि हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल जो है वो कितना है, आंसर जाएगा 28। ये है कौन कौन से, 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है और लास्ट 28% लगता है, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 28%। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी इज अ डैश बेस्ड टैक्स, बोल रहा है कि जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। Now question number 17, what is the maximum rebate you can avail under section 87A, बोल रहा है मैक्सिमम रिबेट यानी कि मैक्सिमम छूट आपको कितनी मिलेगी अंडर 87A, तो जिनकी भी इनकम 5 लाख से कम है एनुअली उनको रिबेट मिलेगा 12,500 का मैक्सिमम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही क्या होता है, टैक्स होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें कुछ डायरेक्ट टैक्स है और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन आंसर जो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने देखा है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अगर एक्ट के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा 1961। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर कहीं भी एक्ट नाम लगा हुआ है तो वो कौन सी बॉडी होती है, स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। अब ये पूछ रहा है कि 1961 का जो एक्ट है वो कब फोर्स में आया, तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 को ये इनकम टैक्स एक्ट फोर्स में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु पेज टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज टर्म्ड एज, बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन टैक्स पे करता है उसको बोलते क्या है, तो आंसर हो जाएगा एसएससी। Now question number 21,
एसएससी हु फेल्स टू पे टैक्सेस ऑन टाइम इज नोन एज, बोल रहे ऐसा एसएससी यानी कि जिसे टैक्स पे करना था लेकिन वो डिफॉल्ट कर जाता है, वो टैक्स पे नहीं कर पाता है ऑन टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर गया टैक्स पे करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, बोल रहा है ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि प्रोग्रेसिव है नेचर के। देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब वो होता है कि लार्जर अमाउंट पे लार्जर टैक्स रेट लगेगा और कम अमाउंट पे कम टैक्स रेट लगेगा, उसे प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तो कौन सा टैक्स बोल रहा है इनमें से कि प्रोग्रेसिव होता है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर के, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हु एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन एडमिनिस्टर करता है, इसके लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है, तो आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसे बोलते हैं CBI, भी बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। Now question number 24, as per section 231 of Income Tax Act, the following is not included in the definition of person, बोल रहा है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है डेफिनेशन में, पर्सन के डेफिनेशन में कौन सा टर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा माइनर इंक्लूडेड नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू, बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 वो कहाँ पे अप्लाई है, तो आंसर हो जाएगा होल ऑफ इंडिया। ये इनकम टैक्स एक्ट जो होता है ये सब जगह अप्लाई होता है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका हेड कौन होता है, कर्ता होता है, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, आंसर हो जाएगा सी, को-पार्टनर्स इनके मेंबर्स को बोलते हैं। अब इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया जो हेड होता है एचयूएफ का, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड होता है उसे कर्ता बोलते हैं, और जो कोई भी इंडिविजुअल इस फैमिली में जो कि बॉर्न ही हो जाता है वो को पार्टनर कहलाने लगता है बाय बर्थ, और दोनों ही या लड़का और लड़की बोथ सन एंड डॉटर्स आर द को पार्टनर्स इन द फैमिली एंड दे हैव इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ओवर द प्रॉपर्टी के प्रति उनके इक्वल राइट्स और लाइबिलिटीज होंगे, और वो जन्म से ही को पार्टनर्स कहलाने लगेंगे। अगर कोई भी इंडिविजुअल बॉर्न होता है इस फैमिली में तो वो जन्म से ही को पार्टनर कहलाने लगता है, और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसकी इक्वल राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही होती हैं उस प्रॉपर्टी की तरफ। ना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27, व्हाट इज द हेड ऑफ एचयूएफ नोन एज, अभी मैंने बताया कि एचयूएफ का हेड कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा कर्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, प्रीवेलिंग रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन इंडिया इज, हेल्थ और एजुकेशन सेस का जो रेट है वो कौन सा है, आंसर हो जाएगा 4%। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, HRA स्टैंड्स फॉर, HRA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा B, house rent allowances. Now question number 30, which article of Constitution of India provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law, ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी टैक्स लेवी लगाया या कलेक्ट नहीं किया जा सकता है उस बिना अथॉरिटी के, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 265 ही अथॉरिटी देता है कि कोई भी टैक्स लगाया जाए या फिर कहीं से कलेक्ट किया जाए तो उसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कौन कहलाता है फादर जीएसटी का, आंसर हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, एसजीएसटी पार्ट ऑफ आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय, बोल रहा है कि जो एसजीएसटी होता है और एसजीएसटी यानी कि जो पार्ट होता है आईजीएसटी का वो कौन कलेक्ट करता है, तो आईजीएसटी ही टोटल कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी रेट उन्होंने फिक्स किया हो, लेकिन इनिशियली कलेक्ट कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिविजुअल्स बिटवीन एज ऑफ 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स आर नोन एज, जो भी इंडिविजुअल जिनकी एज 60 से लेकर 80 के बीच में होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलेंगे सीनियर सिटीजन, लेकिन अगर वो उन्होंने 80 पार कर लिया हो तो उसे बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीनियर सिटीजन, 60 से 80 के बीच वालों को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हु एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट टैक्स, अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आपको याद है कि इनडायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर कौन करता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्टर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी रेट इज इनकरेक्ट, जीएसटी रेट जो कि डिसाइडेड है 5%, 12%,
18% और 28%। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जीएसटी रेट गलत है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1770 जीएसटी रेट नहीं है। थैंक यू सो मच। ये थे आज के कुछ 35 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।